पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैरोलिना को डिफीट करने के बाद ऐश को एक चॉइस मिलती है कोई प्राइस चूज करने की। ऐश बी ऑप्शन को चूज करता है जिसके चलते उसको सीक्रेट एवोल्यूशन स्टोन मिल जाता है जिसके बारे में ऐश को नहीं पता होता है। कैरोलिना बोलती है कि ये तुम्हें आगे काम आएगा। ऐश अपना थर्ड टास्क स्टार्ट कर देता है जिसके अकॉर्डिंग पोकेमॉन मास्टर ऐश का टेस्ट लेने वाला था। ट्रैवल करते हुए ऐश एक पोकेमॉन क्विज सेंटर में पहुंच जाता है जहाँ पर वो 3 क्वेश्चन का आंसर देता है। अब आगे ऐश ने तीनों क्वेश्चन में से सिर्फ एक आंसर सही दिया था और 2 गलत दिए थे। अब ऐश से चौथा क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ये था कि तुमने काफी सारे ऐसे पोकेमॉन देखे होंगे जो कि किसी और पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, बट पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा पोकेमॉन भी है जो कि एक ही टाइम पर 2 अलग अलग पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। क्या तुम उस पोकेमॉन का नाम बता सकते हो? काफी सोचने के बाद ऐश को प्रोफेसर ओक के अगेंस्ट उसकी बैटल याद आती है जहाँ पर उन्होंने अपने फाइनल पोकेमॉन की तरह शाइनी म्यू को यूज किया था और वो 2 पोकेमॉन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। ऐश जल्दी से म्यू को आंसर कर देता है जो कि बिल्कुल करेक्ट था। ऐश ने 4 में से 2 आंसर सही दिए थे। अब 5वां क्वेश्चन ऐश के सामने आता है जो कि ये था कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास सारे पोकेमॉन्स का डीएनए है। इसका आंसर म्यू था जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस और इजी था जिसके चलते ऐश आंसर कर देता है और अब उसके 5 में से 3 क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। अब ऐश से 6th क्वेश्चन पूछा जाता है जहाँ पर लिखा हुआ था कि हमने म्यू के बारे में काफी सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो इसके बारे में एक और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि म्यू को सबसे पहली बार किसने डिस्कवर किया था। इसका ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था जिसके चलते वो इस आंसर को स्किप करने वाला था, बट क्योंकि ये आंसर काफी हार्ड था जिसके लिए ऐश को एक हिंट दिया जाता है कि तुम्हारे एक दुश्मन के मॉम ने ही म्यू को डिस्कवर किया था। सबसे पहले ऐश अपने राइवल्स यानी कि अलान और पॉल के बारे में सोचता है, बट फिर उसको याद आता है कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ पोकेमॉन बैटल्स में मेरे राइवल्स या फिर दुश्मन है, रियल लाइफ में वो लोग काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड हैं। ऐश काफी सोचता है और बोलता है कि हाँ, मेरे दुश्मन हो सकते हैं टीम रॉकेट जो कि हमेशा मेरे पिकाचू को चोरी करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसमें जेसी और जेम्स है, बट इन दोनों में से किसके मॉम ने म्यू को डिस्कवर किया होगा। काफी सोचने के बाद ऐश को याद आता है कि उसने जेम्स के पेरेंट्स को तो देखा है बट कभी भी जेसी के पेरेंट्स को नहीं देखा है, और जेम्स के पेरेंट्स काफी ज्यादा अमीर थे तो ये काफी मुश्किल है कि उन्होंने कहीं पर ट्रैवल किया होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जेसी के मॉम ने ही म्यू को डिस्कवर किया था। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है। जेसी की मॉम यानी कि मियामोटो ने काफी साल पहले म्यू को डिस्कवर किया था एक फॉरेस्ट में, और इसके 18 साल बाद म्यू को दोबारा देखा गया जिसके बाद उसको एक ऑफिशियल पोकेमॉन का टाइटल दे दिया गया। ऐश ने अभी तक काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसके बाद 7th क्वेश्चन ऐश के स्क्रीन पे आता है और ये भी म्यू के रिलेटेड ही था। क्वेश्चन ये था कि जेसी की मॉम यानी कि मियामोटो ने म्यू को किस जगह या फिर लोकेशन पे डिस्कवर किया था सबसे पहली बार। अगेन इस क्वेश्चन का ऐश को कोई भी आइडिया नहीं था जिसके चलते वो गिव अप कर देता है और इस क्वेश्चन का सही आंसर था गयाना। वेल अब ऐश का स्कोर 4 आउट ऑफ 7 था जो कि डिसेंट था, ना ही ज्यादा अच्छा था और ना ही ज्यादा बेकार था। अब 8वां क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी ऐसे पोकेमॉन का नाम बताओ जो कि अपनी टाइपिंग को चेंज कर सकता है। ये काफी इजी क्वेश्चन था जिसका आंसर ऐश को पता था। वो जल्दी से आर्सियस आंसर कर देता है जो कि करेक्ट था। अगला क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जिसके पास 2 अलग अलग जायगेंटामैक्स फॉर्म है उसके 2 अलग अलग फॉर्म के लिए। अब ऐश को जायगेंटामैक्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी जिसके चलते ऐश को इसका आंसर भी नहीं पता होता है और वो गिव अप कर देता है। ब्रॉक बिल्कुल भी हैप्पी नहीं होता है। वो बोलता है कि इसका आंसर तो काफी इजी था। उर्शिफू एक ऐसा पोकेमॉन है जिसके पास 2 अलग अलग जायगेंटामैक्स फॉर्म है उसके 2 अलग अलग फॉर्म के लिए, बट ऐश को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। इसके लिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है जो कि ये था ऐसा कौन सा पोकेमॉन है जिसने गलार रीजन में जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स फेनोमेना को इंट्रोड्यूस किया था, या फिर उस पोकेमॉन की वजह से ही गलार रीजन में जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स करना पॉसिबल है। ऐश बोलता है ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर इटरनेटर्स है। ब्रॉक, मिस्ट्री और सेइना शॉक हो जाते हैं कि ऐश को इसका आंसर कैसे पता था। ये आंसर बिल्कुल करेक्ट होता है और ऐश बोलता है कि जब नॉर्दर्न रीजन में पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हुई थी तो रिवील किया गया था कि उस स्टेडियम में कुछ गलार पार्टिकल्स लाए गए हैं जिससे पोकेमॉन जायगेंटामैक्स या फिर डायनामैक्स हो सके। जायगेंटामैक्स और डायनामैक्स फेनोमेना सिर्फ और सिर्फ गलार रीजन में पॉसिबल है क्योंकि वहां पर इटरनेटर्स गलार पार्टिकल्स को रिलीज करता है जो कि पोकेमॉन्स का डायनामैक्स और जायगेंटामैक्स होना पॉसिबल बना पाता है, और ये किसी और रीजन में पॉसिबल नहीं है। ऐश बोलता है कि इनफैक्ट डार्केस्ट डे आर्क में भी मैंने देखा था कि इटरनेटर्स के बाहर आने की वजह से सारे पोकेमॉन डायनामैक्स होने लगे थे। वेल अब ऐश ने 10 में से 6 क्वेश्चन का बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया था। अब उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि ये था कि पोकेमॉन वर्ल्ड में एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि अपने बेस फॉर्म में अकेले बैटल करता है, पर जब उसको मेगा इवॉल्व किया जाता है तो उसके एक एबिलिटी के चलते वो 2 पोकेमॉन में कन्वर्ट हो जाता है और दोनों पोकेमॉन एक साथ अपोनेंट से बैटल करते हैं और दोनों ही सेम मूव का यूज करके अपोनेंट को डैमेज देते हैं, और इस सेकंड पोकेमॉन की वजह से वो पोकेमॉन 25% एक्स्ट्रा डैमेज दे सकता है अपोनेंट को। ऐश बोलता है ये कौन सा पोकेमॉन है? सुनने में तो ये काफी ज्यादा एपिक और एक लेजेंडरी पोकेमॉन लग रहा है, बट पोकेमॉन वर्ल्ड में ज्यादा मेगा इवॉल्व होने
आने वाले लेजेंडरी पोकेमोन नहीं है और ऐसे किसी पोकेमोन को मैंने नहीं देखा है। ऐश को कुछ भी याद नहीं आता है और वो गिव अप कर देता है। वेल इसका आंसर था कैंगसखान, जो कि एक नॉर्मल टाइप पोकेमोन है। ऐश बोलता है क्या कैंगसखान मेगा इवॉल्व होने के बाद इतना ज्यादा एपिक पोकेमोन बन जाता है। ब्रॉक बोलता है क्या मेगा इवॉल्व होने के बाद कैंगसखान की पेरेंटल बॉन्ड एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है, जिसके चलते उसका बेबी जो कि उसके बेस फॉर्म में पाउच में रहा करता था वो उसके पाउच से बाहर आ जाता है और बैटल करना स्टार्ट कर देता है। ऐश को ये फैक्ट काफी ज्यादा औसम लगता है और अब ऐश से अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 12वां क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पोकेमोन वर्ल्ड में लेजेंडरी पोकेमोन के बेस स्टैट काफी ज्यादा होते हैं, बट नॉन लेजेंडरी पोकेमोन में किस पोकेमोन के पास सबसे ज्यादा बेस स्टैट है और इवन ये पोकेमोन लेजेंडरी पोकेमोन के बेस स्टैट को भी टक्कर दे सकता है। इवन इस पोकेमोन के बेस स्टैट कुछ लेजेंडरी पोकेमोन से भी ज्यादा है। ऐश बोलता है कि मुझे इसका आंसर पता है, मैंने इस क्वेश्चन को इससे पहले भी कहीं सुना है और इसका आंसर स्लेकिंग है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर था। स्लेकिंग के बेस स्टैट 670 है। कंपैरिजन के लिए म्यूटू के बेस स्टैट 680 होते हैं। स्लेकिंग के बेस स्टैट मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस, आर्टिकुनो, एंटी राइको और स्विकुन जैसे लेजेंडरी पोकेमोन से भी ज्यादा है। अब ऐश ने 12 में से 7 क्वेश्चन का सही आंसर दिया था। ऐश की परफॉर्मेंस अभी भी डिसेंट चल रही थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि ऐसा कौन सा पोकेमोन है जिसकी एबिलिटी के चलते वो 2 टर्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक करता है। ऐश बोलता है इसका आंसर भी मुझे पता है, जो कि स्लेकिंग। ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जिसको देखकर ऐश के फ्रेंड शॉक हो जाते हैं कि ऐश को इतनी सारी यूनिक चीजें कैसे पता है। ऐश बोलता है कि शायद तुम लोग भूल रहे हो कि मैंने एक स्लेकिंग कैच किया था और तभी मुझे उसकी एबिलिटी ट्रू एंड के बारे में पता चला था, जिसके चलते वो 2 टर्न में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार अटैक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि हमने सबसे ज्यादा बेस स्टैट रखने वाले नॉन लेजेंडरी पोकेमोन के बारे में तो बात कर ली, बट क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि इस लिस्ट में सेकंड रैंक पर कौन आता है, यानी कि सेकंड सबसे ज्यादा हाईएस्ट बेस स्टैट किस नॉन लेजेंडरी पोकेमोन के हैं। अब ऐश को इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं होता है, जिसके चलते वो गिव अप कर देता है। यहाँ तक कि ब्रॉक को भी इसका आंसर नहीं पता था। वेल अब इसका आंसर रिवील किया जाता है। वो पोकेमोन है आर्कियोप्स, जो कि एक फॉसिल पोकेमोन है। इसके बेस स्टैट है 567, जो कि स्लेकिंग के मुकाबले काफी कम है, बट हाँ नॉन लेजेंडरी पोकेमोन में सेकंड हाईएस्ट है। यहाँ पर हम सूडो लेजेंडरी को काउंट नहीं कर रहे। अगला क्वेश्चन ये है कि पोकेमोन वर्ल्ड में सबसे फास्ट पोकेमोन कौन सा है, या फिर किस पोकेमोन के सबसे ज्यादा स्पीड स्टैट्स है पोकेमोन वर्ल्ड में। सबसे पहले ऐश डिओक्सस के बारे में सोचता है, जो कि अपने स्पीड फॉर्म में काफी ज्यादा फास्ट हो जाता है। वो आंसर करने वाला होता है, पर तभी उसको रेस याद आती है जो कि पोकेमोन मास्टर चैंपियनशिप में हुई थी। वहाँ पर रेजिलेकी ने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑल्दो वो जीत नहीं पाया था, बट वो पोकेमोन वर्ल्ड का सबसे फास्ट पोकेमोन कहलाया जाता है और उसके स्पीड स्टैट सबसे ज्यादा है, जिसके चलते ऐश रेजिलेकी आंसर कर देता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट था, जिससे ऐश का स्कोर 9 आउट ऑफ 15 हो जाता है। अभी भी ये स्कोर डिसेंट है, ऐश को और ज्यादा इंप्रूव करना होगा। अब आखिरी 5 क्वेश्चन बचे हुए थे। गाइड बोलता है कि अब ये सारे क्वेश्चन हार्ड कोर होने वाले हैं, काफी कम ही लोग इनका आंसर दे पाते हैं, तो यहाँ पर रिकवर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। इसमें से ज्यादातर आंसर तुम्हारे गलत जाएंगे। ऐश डर जाता है, बट स्टिल वो रेडी था और अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये था कि मेगा इवॉल्व होने के बाद काफी सारे ऐसे पोकेमोन हैं जो कि सिंगल टाइप से डुअल टाइप हो जाते हैं, यानी कि उनमें एक एक्स्ट्रा टाइपिंग ऐड हो जाती है या फिर एक टाइप रिप्लेस हो जाती है। बट ऐसा कौन सा पोकेमोन है जिसकी मेगा इवॉल्व होने के बाद एक टाइपिंग कम हो जाती है, यानी कि वो डुअल टाइप से सिंगल टाइप पोकेमोन बन जाता है।